हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं वर्षा, आपकी होस्ट और दोस्त। आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूं हमारे कुछ बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फैकल्टी मेंबर्स से। गीतांजलि परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी गीतांजलि एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर जगदीश ताखर सर का। और आज हमारे साथ हैं कपिल चौधरी सर, जो कि आरएस 2018 में 129th रैंक पर सिलेक्टेड और हमारे इकोनॉमिक्स के फैकल्टी मेंबर हैं। और आज हमारे साथ है डॉक्टर योगेश शर्मा, जो कि हमारे पॉलिटी और आईआर के फैकल्टी मेंबर है। तो व्यूअर्स, आज की जो चर्चा है उसका मुख्य बिंदु जो रहेगा वो रहेगा आरएस 2021 प्री के एग्जाम को आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डेट्स डिक्लेयर हो चुकी हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं। तो उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे फैकल्टी मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ पे। तो आप उन सब से जान सकते हैं कि आपकी कैसी प्लानिंग्स होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और एग्जाम क्रैकिंग में कौन से आइडियाज आपको एग्जाम में रैंक दिला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं गीतांजलि एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर जगदीश ताखर सर से। सर बताइए, आप स्टूडेंट्स को क्या प्लानिंग करना चाहते हैं, कैसे उनको सजेशंस देना चाहते हैं, क्या आपकी तैयारी रहेगी इस पे? तो डिबेट को आगे बढ़ाने से पहले कपिल जी, मैं आपके इस जो आपने शानदार सफलता की आरएस के अंदर, सबसे पहले तो मैं आपको इसके लिए गीतांजलि परिवार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अब हम आगे इसके डिबेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि आरएस के एग्ज़ाम की डिटेल डेट आ चुकी है। सारे बच्चे परेशान हैं कि 2 महीने में कैसे, इतने कम समय में तैयारी कैसे करेंगे। और आपने खूब सारे प्रॉमिस भी कर रखे हैं बच्चों से, और बच्चों आजकल आशा भी करते हैं कि कपिल जी हैं तो और गीतांजलि की टॉप फैकल्टी है तो ये काम सबसे आसान हो जाएगा। तो अब आते हैं, बताइए सर कैसे करना है। नमस्कार सर को राम राम। पहले तो सर मैं आपसे जो है क्षमा चाहता हूँ कि आज रिज़ल्ट आए हुए लगभग काफ़ी टाइम हो गया और मैं 1 महीने बाद आपके पास आया। तो काफ़ी टाइम से गीतांजलि परिवार से जुड़ने को काफ़ी टाइम भी लग गया था। और ये सही में एक मुद्दे की बात है कि एग्ज़ाम को इतना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जल्दी कोई एग्ज़ाम जो है वो डेट आ जाएंगी। पढ़ ही रहे हैं सभी, और गीतांजलि टीम जो है वो पूरा अच्छे से काम भी कर रही है। अब इन चीज़ों के बारे में आज का जो ये हमारा सेशन है, ये कोई टॉपर्स इंटरव्यू टाइप नहीं है। हम फैकल्टी हैं तीनों, और सर से जो है वो मैंने देखा है, मैंने इनको सुना है और काफ़ी इन्फ्लुएंसिव रहे भी हैं ये। तो हमने जो ये कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं है, ऐसे इंटरव्यू बहुत चल रहे हैं, पिछले 1 महीने से इंटरव्यू ही चल रहे हैं। यूट्यूब पे इंटरव्यू ज़्यादा है और पढ़ाई का कंटेंट कम है। तो स्ट्रेटेजिक के हिसाब से हम देखेंगे लास्ट टाइम में कौन कौन सी चीज़ों को छुआ जाए, किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जाए, ताकि अब जो है वो सही मायने में तैयारी जो है उसको धार दी जा सके। तो ये टॉपिक्स में हम आज करेंगे, और सर जो पॉलिटी का बताएंगे, मैं कुछ इकोनॉमिक्स का बताऊंगा। तो ये टॉपर्स इंटरव्यू तो मुझे नहीं लगता, ये एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए ही जो है वो नॉर्मल बातचीत रहेगी। हाँ, तो कपिल जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कि आपने इतनी बढ़िया जो सफलता प्राप्त की है, लेकिन उसके बावजूद आपने ये कहा कि टॉपर्स के इंटरव्यू के रूप में नहीं बल्कि एक इंटरेक्शन सेशन जो है इसको हम इस रूप में आयोजित करें। क्योंकि जनरली होता ये है कि जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस समय जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जिनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनके बीच में कई बार एक दूरी महसूस की जाती है, जिसको आपने अपनी एक ही बात से उस दूरी को बिल्कुल मिटा दिया है। और मुझे लगता है कि गीतांजलि संस्थान के जो विद्यार्थी हैं और बाहर के बहुत सारे जो लोग हैं विद्यार्थी वर्ग में से, जो आपसे पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, वो इस बात से बहुत ज़्यादा सुकून में होंगे। अब मैं जो पहली बात आपसे जो करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बड़े एक उपयुक्त समय पर ये एक परिचर्चा गीतांजलि संस्थान की ओर से आयोजित कराई है और आपने अपना बहुमूल्य समय इसमें निकाला है। तो सबसे पहले, चूँकि आपके व्यक्तित्व के 2 बड़े पक्ष मुझे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला तो पक्ष ये कि आप इकोनॉमिक्स की एक बहुत बेहतरीन फैकल्टी आप रहे हैं। गीतांजलि संस्थान को भी आपने सेवाएं दी हैं और एक बहुत बड़ा नाम आपका रहा है इसमें। और दूसरी बात ये कि साथ साथ उस टीचिंग के साथ साथ ये जो आपने प्रिपरेशन की और 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एक बहुत बढ़िया रैंक के साथ आपने सिलेक्शन प्राप्त किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज एक फ़ायदा मिले हमारे विद्यार्थियों को, कि सबसे पहले तो ये बताएं कि वो जो आपकी स्ट्रेटेजी रही प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स पे रखें, लेकिन हाँ। जो 3 चरण हैं उसमें ऐसे क्या सीक्रेट्स है आपकी तैयारी के जो हमारे विद्यार्थियों से आप शेयर करना चाहेंगे? सर पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने जो कहा कि एक गैप आ जाता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो मेरे लिए तो सब कुछ स्टूडेंट्स ही है।
क्योंकि लास्ट टाइम मेरी 534 रैंक थी और असफलता के बाद में अलॉटमेंट कुछ हुआ नहीं था, तो उसके बाद में लोगों की नज़र में आरएस बन गए थे लेकिन कुछ नहीं मिला। तो फिर लोग पूछने लगे, तो वो जो नेगेटिविटी मुझे लोगों से जो मिल रही थी वो मेरे स्टूडेंट्स ने उससे पॉजिटिविटी में बदला। जब मैं यहाँ पढ़ाने लगा, गीतांजलि में पढ़ाता था मैं, तो हर दिन 500-400 विद्यार्थियों से आपको एक एम मिल गया कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ और मेरा पढ़ा हुआ इनके भी काम आ रहा है। तो वो एक अब और जाके प्रशासन में करना क्या है, प्रशासन में जाके लोगों से जुड़ना है। और अगर हम आरएस बन के और लोगों से दूर होने लगेंगे तो फिर बाद में वो सही मायने के अंदर आरएस बनना भी नहीं है। तो वो मेरा जो है एक रहा ही ऐसा है कि मैं कॉलेज लाइफ से ही हमेशा से रहा हूँ कि जुड़ा रहा हूँ लोगों से। और तैयारी के दरमियान अगर हम बात करें, अभी एग्ज़ाम डेट आ गई है तो काफ़ी बच्चे पैनिक हो रहे हैं। तो कुछ जो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा प्री पे ही फोकस रखें इस सेशन को, क्योंकि आज लगभग 2 महीना ही बचा है। तो अगर हम बात करें तो इन 2 महीनों में सर आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं वो आपका प्री क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। जनरली मैंने जब दोनों टाइम प्री दिया तो मेरे 112 नंबर हुआ करते थे दोनों टाइम। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि अब आप जो है ना वो मत पढ़ो जिसके अंदर आपको मज़ा आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप सर पॉलिटी को मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा जानते हो और यहाँ पे मार्केट में जो पढ़ाया जाता है उसे भी आप बहुत गहराई से जानते हो। जैसे पॉलिटी का ही मैं एक एग्जांपल दूँ, बच्चे पूरा टाइम पॉलिटी में पढ़ने के अंदर आर्टिकल 123 तक अपनी पूरी एनर्जी ख़त्म कर देते हैं और मार्केट में पढ़ाने वाले भी ऑलमोस्ट जो है 123 आर्टिकल तक जाते हैं ना, जुडिशरी से पहले अपना पूरा दम ख़त्म कर देते हैं और 70% टाइम वहाँ लगा देते हैं। अब क्वेश्चन श्योर है कि डीपीएसपी से भी आएगा, फंडामेंटल राइट, यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस तो आएंगे, ये श्योर है। लेकिन उसके बाद के जैसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक क्वेश्चन श्योर है, आपातकाल का एक क्वेश्चन हमेशा श्योर आता है, जुडिशरी का क्वेश्चन पक्का आएगा। इस दौर के अंदर हम जो है वो पॉलिटी के 8-9 क्वेश्चन जो राजस्थान पॉलिटी के आते हैं वो हम छोड़ देते हैं। और ये हमेशा से एक परंपरागत रहा है कि पीएम पढ़ लिया तो सीएम सेम है, राष्ट्रपति पढ़ लिया तो गवर्नर सेम। तो जो मेन फोकस अगर यह राजस्थान का एग्ज़ाम है तो इसमें ध्यान दिया जाए। और मैं अगर इको पे मैं आ जाऊँगा, पहले मैं थोड़ी ज्योग्राफी की बात कर लूँ। जैसे ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो हमारा ऑलमोस्ट 70% टाइम जो है वो नदी नालों में निकल जाता है, ठीक है। और मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का भी पूरी एनर्जी होती है वो नदी नालों में ही निकल जाती है, वो हिमालय, पठार, नदी, उनमें वो टाइम जाया हो जाता है। लेकिन जब टॉपिक आते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे आज तक कोई पेपर ही नहीं बना होगा जिसमें खनिज का क्वेश्चन नहीं आया हो, मतलब 2-2 पर्सन आते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज के बगैर आज तक राजस्थान में कोई भी पेपर बना ही नहीं है सर, आपके सामने। पॉपुलेशन के बगैर आज तक कोई नहीं बना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक है, जैसे टूरिज्म के बगैर आज तक एक भी पेपर नहीं बना, परिवहन के बगैर पेपर, ये वो टॉपिक हैं जो इको और ज्योग्राफी के लूप के अंदर बीच में रह जाते हैं। इधर वाला सोचता है कि ये करवा देगा, इधर वाला सोचता है कि ये करवा देगा। तो इन टॉपिक पे अगर फोकस किया जाए तो वो बढ़िया रहेगा। और वैसे मैं आपसे भी पूछूंगा कि क्या क्या और बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या सही हो सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, जैसे अब बहुत सबसे बड़ा टास्क रहता है हिस्ट्री, जिसको पढ़ने में मज़ा आता है। मार्केट में लोग पढ़ा के मज़ा दे भी रहे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो हिस्ट्री में ही आनंद आ रहा है। और इतिहास भी चलो ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हिस्ट्री में मज़ा बहुत आता है, लेकिन नंबर जो है ना उसकी जो संभावना है वो थोड़ी कम है। आप तो इस क्षेत्र में 15 साल से हैं, आपको पता है, उस सब्जेक्ट को पढ़ते रहो 5-6 साल, लेकिन मतलब जो श्योरिटी किसी की नहीं है। तो वहाँ पे इतना बड़ा सिलेबस है, तो सर मुझे जहाँ तक लगता है कि राजस्थान मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि जब दिन ही आपके पास 2 महीने बचे हैं तो इन टॉपिक को आप कवर कर लो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो कवि जी, आपकी ये जो बात आपने एनालिसिस किया बहुत ही बेहतरीन रहा। मुझे उम्मीद है कि इससे विद्यार्थियों को भी कुछ एक आइडिया आना शुरू होगा। आपकी जो इस बात का एक निष्कर्ष निकल कर आया वो ये कि जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उन कंसेप्चुअल चीज़ों पे भले वो कठिन लग रही हैं, टफ लग रही हैं, लेकिन पेपर में यदि उनका पोर्शन आता है तो उनको आप स्किप मत कीजिए। जो आपने बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया कि जिसको पढ़ने में बहुत एक मज़ा आता है, तो मज़े का मतलब बहुत सरल चीज़ें चलती रहती हैं और बहुत सारे लोग केवल उन्हीं पर फोकस करते रहते हैं और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी एनर्जी उसमें खर्च हो जाती है। तो एक तो आपने बहुत अच्छी चीज़ ये बताई। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर जैसा आपका इकोनॉमिक्स का एक अच्छा नाम रहा है, अच्छा उसमें तैयारी भी आपने कराई है, इकोनॉमिक्स को लेकर प्री का जब एग्ज़ाम बच्चे देते हैं तो एक बहुत इसमें कठिनाई भी और एक भ्रम की स्थिति रहती है कि जो आंकड़े हैं जिनको डेटा हम लोग बोलते हैं और एक है कंसेप्ट।
तो इन दोनों को लेकर क्या एक रेशो रहना चाहिए कि डेटा वाले जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जैसे भाई हमारा जो पॉलिटी वाला पार्ट है, चूंकि आपने कहा 15 वर्ष हो गए हैं मुझे, तो पॉलिटी में तो क्या होता है कि जैसे कंसेप्चुअल वाली जो टीचिंग हम लोग जब करते हैं तो उसके साथ ही फैक्ट वाला जो पार्ट है उसको हम एक साइड में डालते चलते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड हमारा बहुत बड़ा पार्ट रहता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो डेटा के बिना इकोनॉमिक्स है ही नहीं, ये जनरली चलता है चलन में। तो वो बच्चों की कठिनाई रहती है कि डेटा साहब याद करते हैं, पिछले वर्ष के कोई आंकड़े याद करें, मान लीजिए कोई दलहन का उत्पादन है या अनाज का, तो पिछले वर्ष के आंकड़े याद करें, इस वर्ष के करें, अगले वर्ष के अनुमानित करें, तो वहाँ आंकड़ों की कितनी अहमियत है, अवधारणाओं का कितना योगदान है, तो उस पर एक आप प्रकाश डालें। सर मैं अगर सही मायने में बताऊं तो डाटा या डेट अगर ईयर याद करना है तो इको को करो, इसके अलावा करो ही मत। ठीक है, पॉलिटी के अंदर आर्टिकल याद करें आप, युद्ध का आप क्रम याद रखें, कभी भी आपको ईयर बहुत अगर कोई जनरली याद जाता है तो गिरी समेल का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध पूछ लेंगे, वो जनरली है और आपको मतलब ये क्रम एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। इको के अंदर जो है वो केवल डाटा अपने आप में जो सही नहीं है। आप अगर बिना कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आज चर्चा हमने पहले भी की थी कि आज के दिन राजस्थान में बहुत कमी है कंटेंट की, इकोनॉमिक्स का कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट के नाम पर केवल इको सर्वे है। और अब जैसे एग्जाम पास में आएगा तो लोग इको सर्वे सुन सुन के मारवाड़ी में कभी हम बाँच बतासी कि ये यहाँ से पर्सन आ जाएगा, यहाँ से पर्सन आ जाएगा। इको सर्वे अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि इको सर्वे के अंदर गवर्नमेंट अंडरस्टूड मान के चल रही है कि आपको कंसेप्ट तो आते हैं, क्योंकि वो तो हर साल निकालते हैं, उनके लिए तो वो चीज़। अब वहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ में जैसे इको सर्वे में योजना भी आ गई, तो इको सर्वे में उस योजना से कितना लाभ हो रहा है वही बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कब स्टार्ट हुई, क्या मामला है इसका। तो वो सारी चीज़ों के लिए अगर परिपूर्णता चाहिए तो हमें जो है वो इको सर्वे के साथ साथ जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए। और इको पूरा का पूरा जो है वो करंट अपडेट सब्जेक्ट है, बिना मतलब आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया और करंट नहीं पढ़ा तो भी इको आपके 50% ही काम आएगा। लेकिन इको केवल और केवल एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है। राजस्थान का इको सर्वे जो है, अगर हम बात करें समीक्षा की, अगर हम बात करें तो वो एक सही मायने में पॉलिटी भी है, वो हिस्ट्री भी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर कोई मंदिर के पुनर्निर्माण की बात हो रही है तो वो जो है वो गवर्नमेंट पर्यटन का जब डाटा आएगा तो वो मंदिर का पुनर्निर्माण चल रहा है। अब हिस्ट्री वाले को तो जो पढ़ाना है वो पढ़ा ही रहे हैं, और वो इको रिव्यू क्यों पढ़ेंगे, उनका सब्जेक्ट पहले से बहुत लेंथी है, तो वो कहाँ जाके इको रिव्यू पढ़ेंगे। तो अब वो क्वेश्चन कहाँ से पुट होता है, इको रिव्यू से पुट होगा। ठीक है, और बच्चा जाके उसे ढूंढेगा हिस्ट्री की किताब में। अब वो हिस्ट्री की किताब में कहाँ से मिलेगा, वो है ही नहीं हिस्ट्री की किताब में। तो उसी तरीके से जैसे जनरली हम 15-12 सिंचाई परियोजना पढ़ लेते हैं, फिर लघु सिंचाई परियोजना 60-62-100 तक जाती है, तो कौन पढ़े, किसको याद रहे। लेकिन हर साल 10-12 सिंचाई परियोजनाओं का क्या चल रहा होता है, पुनर्निर्माण चल रहा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर वहाँ से सिंचाई योजना पुट होती है, और सिंचाई योजना पुट होती है तो फिर बाद में वो हम जाके वापस कहाँ ढूंढते हैं, ज्योग्राफी में ढूंढते हैं। अब वो ज्योग्राफी में नहीं मिलेगा, अगले साल वो हर के नोट्स में मिल जाएगा, लेकिन अभी वो नहीं मिलेगा। तो इको रिव्यू अपने, जैसे अगर हम बात करें कोई चित्रकला से संबंधित हो गया या किसी और से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर के भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कबीर यात्रा है, अब कबीर पद यात्रा का क्वेश्चन आया था। अब कबीर पद यात्रा पर्यटन का है, बीकानेर में होती है, तो अब नहीं पता तो नहीं पता, जनरली नहीं लिखवाते हैं वो इको सर्वे में। अभी असिस्टेंट टेक्निकल प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, खनिज का एक क्वेश्चन आया था, उसमें मतलब नोट सारे फेल हो गए, और उसका रीज़न था कि जो आपकी डिपार्टमेंट ने जो डाल रखी थी फाइल, उसके अंदर वो एक पहले ही खनिज थे, लेकिन वो थोड़े अलग थे, गाइड से अलग थे। तो थोड़ा सा मेरा यही मानना है, मैं जब पढ़ा, अब भी पढ़ता ही हूँ, वैसे मैं छोड़ा नहीं है मैंने लेकिन जैसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पढ़ने का ये तरीका होता था कि किसी भी एक कोचिंग के नोट्स जो है वो सर्वोपरि नहीं हो सकते। अगर किसी एक कोचिंग के नोट्स सर्वोपरि होते हैं तो फिर इस दुनिया में दूसरी कोचिंग नहीं खुलती। मतलब इसका मतलब तो ये हुआ ना, उस कोचिंग में सब बढ़िया हैं तो फिर बाहर वाले तो सब खराब ही हो गए। हाँ, अगर बच्चे का अगर सही दिमाग है तो वो अच्छे टीचर्स के नोट्स कलेक्ट करे, ना कि किसी एक कोचिंग के। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर कोचिंग के अंदर 2 से 3 प्रीमियम फैकल्टी होती है, क्योंकि वो एक कोचिंग कर सकती है अपनी जगह, 10 की 10 सब अच्छी फैकल्टी ला सकती है, लेकिन आना नहीं चाहते लोग, और वो कोचिंग जो है वो अफोर्ड भी नहीं कर पाती सारी प्रीमियम फैकल्टी को। तो बच्चा भाग के जाता है, एक ही जगह के नोट्स उठा के ले आया, एक ही बुक लेके आ गया, तो वो चीज़ें जो होती हैं वो फिर बाद में कहीं ना कहीं मतलब जनरलाइजेशन आ जाता है। आप भी पढ़ रहे हो, लोग भी पढ़ रहे हैं, और आपकी कोई तैयारी में वो मतलब प्री निकल भी जाए तो क्या है, जैसे किसी कोई नोट्स पढ़ के और आप प्री निकल भी जाए तो प्री का कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका जो है वो आप में वो चीज़ नहीं आएगी, आपका कंटेंट रिच नहीं होगा। आज जैसे सर मैंने काफ़ी टॉपिक पढ़ा रखे हैं और लोग मजबूर हैं कि अपने नोट्स चेंज करने पड़ेंगे,
तो वो चीज़ें ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स को कि आप जो है वो जयपुर में जो भी प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ हैं उनके नोट्स पे फोकस रखें। और सर मैं जब नोट्स बनाया करता था तो मेरा ये होता था, एक रेफरेंस बुक ले ली, एक NCERT और एक टीचर के नोट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि टीचर के नोट्स के साथ में रेफरेंस बुक में इसलिए लेता था कि एक बच्चे में ये होता है कि मास्टर जी ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया होगा, वैसे टीचर कभी नहीं छोड़ता, वो ट्राई करता है कि सबसे बेस्ट अपन करें, लेकिन फिर भी एक होता है बच्चे के अंदर, तो वो टीचर के नोट्स के अंदर पूरे काजू बादाम पिस्ता वो सब कुछ है उसके अंदर। आपने लैंग्वेज NCERT से उठा ली, रेफरेंस गाइड से आपने थोड़ा बहुत देख लिया और वो एक आपका ऑर्गेनिक कंटेंट बन गया ना, उसके बाद में उसके बाद में आपको जो है वो किताब की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी जब मेरे इर्द गिर्द देखता हूँ तो मेरे पास रेफरेंस बुक अब जो है वो मैं मेरी मतलब पीछे की अलमारी में पड़ी होंगी, अब मैं नहीं देखता। एक बार आपके खुद के नोट्स बन गए ना, उसके बाद में आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बनाया उस समय आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो क्लियर था, वो आपको समझ भी आ जाएंगे। तो यही है कि आप इधर उधर केवल देखो, एक चीज़ है सर, आप तो ये पॉलिटी में और भी अच्छा बता पाएंगे कि भीड़ तंत्र का रूप है ना वो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। अगर भीड़ ही अच्छी होती, कि अगर आप मानो कि भीड़ ही अच्छी है, तो भीड़ तो मार्केट में किसी को पीट रहे हैं वहाँ पे भी लग सकती है। ये किसने कहा कि भीड़ अच्छी है? भाई एक जगह बहुत सारे लोग हैं, इसका मतलब कौन कह सकता है कि वही जगह अच्छी है? क्योंकि भीड़ तो नेगेटिविटी के लिए भी लग जाए, अभी अपने इस रोड पे इकट्ठे हो जाए जनता, तो भीड़ के अंदर जो होती है ना, आगे वाली जो भेड़ होती है ना, उसको लोग उसके पीछे चलते हैं। अगर वो अंधी है ना तो पूरे की पूरा समूह ही जाएगा। तो ये मैं अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी तैयारी आपके परिवार और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संस्थाओं का रोल जो है वो 25, 30, 35% रोल हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपका ही डेडिकेशन, आप ही मेहनत करोगे। संस्था का रोल है कंटिन्यूटी के अंदर। अब ताकर सर लगे हुए हैं बच्चों को, मतलब पर्सनली एक बहुत अच्छा लगता है जब कोई बच्चा डायरेक्टर से पर्सनली मिलता है, टीचर से बात कर पाता है, तो उसे एक फैमिलियर माहौल वहाँ पे मिलता है। और एक सही तरीके से ये टेस्ट सीरीज़, जैसे गीतांजलि टेस्ट सीरीज़ तो काफ़ी पॉपुलर रही थी इस समय, और इसका रीज़न ये था कि गीतांजलि की एकमात्र टेस्ट सीरीज़ ये थी जिसके अंदर आप जो है वो कहीं के भी नोट्स पढ़ के आओ, आपको नंबर मिल जाते थे। कई टेस्ट सीरीज ऐसे भी थी मार्केट में जिसमें उनके नोट्स पढ़ो तो आप जो है वो रैंक में ऊपर चल रहे हो, और अगर किसी दूसरे के नोट्स पढ़ लिए तो फिर रैंक नीचे चली गई। तो इससे यही पता चलता था कि भाई क्या किस प्रकार की टेस्ट सीरीज है। तो ये गीतांजलि टीम का बहुत, और इनके थ्रू जो मेंस के टाइम में लास्ट जो बूस्टर के जो आपने दिए थे, हाँ, फाइनल टच जो गीतांजलि हमेशा ही जो है मेंस के टाइम में जो देती है, वो दोनों 2016 2018 दोनों में बहुत अच्छा कंटेंट था। वो आपकी कंटेंट टीम ने बहुत अच्छा काम किया था। तो सोच समझकर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन को चुनें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑफलाइन को आप ज़रूर चुनें, और संस्थाओं से ज़्यादा खुद पे विश्वास करें। RS की तैयारी जो है वो आदमी अपनी आग से करता है, किसी के, जैसे मैं कह रहा हूँ, अब आप मेरे को, मैं आपको पर्सनली एक चीज़ ये बोलूँगा, मैंने कभी टॉपर्स इंटरव्यू या टॉपर सेशन नहीं लिए किसी के भी। मेरे में ये था कि अगर खुद में लक्षण होंगे तो बन जाएंगे, खुद की रणनीति होनी चाहिए, दूसरों की तो बस आप सुन लो, कुछ अच्छा लगे तो उसको ग्रास्प कर लो, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी करना गलत है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, तो कपिल जी ये बात से मैं जो थोड़ा सा, क्योंकि मैं संविधान का विद्यार्थी रहा हूँ पिछले 26 वर्षों से और 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कंसाइज करने में यकीन करता हूँ। तो आपने जो बात की उसका एक सार बड़ा महत्वपूर्ण निकला, बहुत शानदार तरीके से आपने विश्लेषण किया कि एक कंप्रहेंसिव स्टडी तो कीजिए, लेकिन फाइनल तक आते आते एक सेलेक्टिव आपका डेडिकेशन हो जाना चाहिए, चयनात्मक, जहाँ जो चीज़ बेस्ट है वहाँ से हम उसको उठा लें, उसको पिक कर लें और अपना तैयारी करें। ठीक है, एक जो जनरल बात मैं जानना चाह रहा था, चूँकि पॉलिटी में अपनी क्लासेस में हमेशा से मेरा ये रहता है कि पिछले लगभग 20 वर्षों के जो क्वेश्चंस हैं जिनके कुछ अच्छे पब्लिकेशन, क्योंकि मेरा जो पब्लिकेशंस पे हमेशा अच्छा रहता है कि कुछ अच्छा पब्लिकेशन जो मार्केट में उपलब्ध हो, जिसमें एरर कम हो, गलतियां कम हो, ज़्यादा चीज़ों का कवरेज उन्होंने किया हो। तो लगभग 20 साल के क्वेश्चंस UPSC के, RS के, उत्तर प्रदेश लोक सेवा के, मध्य प्रदेश लोक सेवा के भी उनकी प्रैक्टिस जरूर करें। उससे फ़ायदा होता है कि जैसे मैंने पढ़ाया पॉलिटी में और बहुत विस्तार से उसको पढ़ा दिया, नोट्स लिखा दिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो क्लासरूम में करा दी या ऑनलाइन पे करा दिया, और बच्चों ने जब वहाँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो उनको, जैसे मान लीजिए पार्लियामेंट के 100 प्रकार के क्वेश्चन आए हैं
और उसमें 80 क्वेश्चन तो हमारे क्लास नोट्स में मान लीजिए एज इट इज उनको मिल गए, विद द लैंग्वेज मिल गए, तो एक तो कॉन्फिडेंस उन्हें बिल्ड हो गया। 20 क्वेश्चन जो अलग प्रकार के हैं, जो अलग अलग जगह अलग प्रकार के आए हैं, तो उससे उनको ये लगता है कि साहब इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, वो हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये तो है मेरा पार्ट जो मैं कराता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि पॉलिटी मैंने बताया कि भाई कंसेप्चुअल बेस बहुत ज्यादा हुआ करता है। ठीक है, क्वेश्चंस का भी मापदंड कंसेप्चुअल बेस ज्यादा होता है अवधारणा पर। इको में चूंकि वही बात मैं वापस से ला रहा हूँ कि चूंकि डेटा की बात होती है, इको करंट से बिल्कुल जुड़ता है। हर वर्ष बजट के आने के बाद पुरानी चीज सारी एक बार पुरानी ही हो गई, वो पुरानी हो गई। तो वो जो पिछले 20 वर्षों के पेपर हैं, उनका कितना योगदान है इकोनॉमिक्स के जो घटना चक्र या कोई परीक्षा मंथन वगैरह जो पिछले 20 साल के पेपर हैं, तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी क्या विद्यार्थियों को पिछले वर्षों में करने चाहिए या नहीं? सर इको के जब भी आप घटना चक्कर करें, आई थिंक इको के लिए बेस्ट घटना चक्कर ही है। घटना चक्कर आप जब भी करें तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उनको करें, डाटा वाला ना करें, क्योंकि वो 2004 का पर्सन है और उस समय बेस ईयर कुछ और था, और आप पर्सन करने के चक्कर में कुछ गलत वहां से रट के आ जाए। डाटा ना करें, चाहे रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, उसको आप छोड़ दें और जो है वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सर मेरी एक जो है वो विचार थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे 2 महीने बचे हैं, अब ऑनलाइन एजुकेशन में और हर जगह एक गोरख धंधा स्टार्ट होगा एमसीक्यू का। ठीक, बहुत सरल काम है ना, कलेक्ट किए एमसीक्यू क्या है, सीधे किए और फिर बाद में पर्सन करवा रहे हैं। लास्ट में मेरा यही मानना है कि रिवीजन जो है ना वो बेस्ट होना चाहिए इंसान का। आप क्वेश्चंस इसलिए करते हो कि ह्यूमन एरर ना हो, पर्सन इसलिए नहीं किया जाता कि पर्सन से आदमी को याद हो जाएंगे, ये तो बहुत गलत तरीका है कि पर्सन से याद हो जाएंगे। नहीं, हम इसलिए करते हैं कि अपने ह्यूमन एरर नहीं हो, वहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो उस चीज़ में हमें जो है ऐसा नहीं है कि पर्सनों के पीछे पड़ जाना है। जैसे आपने इन्फ्लेशन पढ़ लिया, तो इन्फ्लेशन पढ़ के और उसके 10-12 आप CPA WPI के क्वेश्चन कर लिए तो बस बहुत है। अगर आपने थ्योरी कंटेंट अगर आपने रिच पढ़ा है ना, तो आप लास्ट में रिविजन मोड को जो अपना एक्टिव ज़्यादा रखें। पर्सन आपने दिन के कर लिए या फिर आप वीकली एक जो है वो टेस्ट दे लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सारे दिन MCQ करना भी मैं गलत मानता हूँ। और इको के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अपडेट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे बैंकिंग से अगर कोई पर्सन आएगा तो परंपरागत बैंकिंग हिस्ट्री और इनसे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन यही आते हैं रेपो रेट से संबंधित आ गए, या डिजिटल बैंकिंग चल रहा है उससे संबंधित, या फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कुछ स्कीम्स चल रही है। एक करंट अफेयर के लिए मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा, करंट अफेयर को जो है आप लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया है, और अगर आपने करंट अफेयर को सब्जेक्ट बना दिया तो ये एक अनंत सब्जेक्ट है, ये हिस्ट्री को मात दे देगा 1 साल के अंदर अंदर। क्योंकि ये आप लोग इसको क्या, लोगों को मैंने देखा लोग दिन में 1.5 2-2 घंटे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जो कि सही पॉलिसी नहीं है। मेरी हो सकती है किसी और के लिए हो, लेकिन मैंने इसको नहीं अपनाया सर। मैंने करंट अफेयर का यही किया है कि जब इतनी बड़ी लोग लग रखे हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, आप नॉर्मल एक न्यूज़पेपर पढ़िए और वहाँ पर आपको अच्छा लगे उसको आप जो हाथों हाथ फ़ोन में आजकल स्कैनर चलते हैं, एक PDF आप जनरेट करते रहिए, जनवरी नाम लिख लिया आपने, अगस्त लिख लिया, तो वो सारी मुख्य न्यूज़ आती रही। फिर 8 तारीख को आपकी क्रोनोलॉजी आ जाती है, मूमल आ जाती है बड़ी। मैं इस करंट अफेयर में एग्जैक्ट जस्ट 15 डेज पहले हम वैसे भी हाँ उसका कलेक्ट करके एक साथ दे देते हैं। लेकिन वो चलो 15 दिन पहले तो बच्चा थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर में नहीं रहे, पता नहीं इनका मामला आए नहीं है, कब आए, तो हाँ 70% उसमें से आ जाता था। हाँ, लेकिन हाँ वो उसमें से मैं फाइनल बूस्टर का तो आपको बोल रहा हूँ बहुत बेस्ट है। लेकिन जब क्रोनोलॉजी का इतना बड़ा सेटअप लग रखा है आपके लिए 11 रुपये में जब उपलब्ध करवा रहा है, तो फिर आप अपनी एनर्जी वेस्ट ज़्यादा मत करो। और डेली करंट अफेयर अगर कोई करवा रहा है तो वो आप अपना टाइम खराब मत करो। डेली करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, जिसका आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। आज पूरे दिन में आप जो है वो 20 आदमियों से मिलोगे, आपको सभी 20 व्यक्ति महत्वपूर्ण लगेंगे, ठीक है। 30 दिन बाद में आप क्या आज के दिन मिले हुए 20 आदमी आपको याद है, या आपको वो सब महत्वपूर्ण लगते हैं? नहीं लगते। तो आज की न्यूज़ तो हर न्यूज़ आपको महत्वपूर्ण लगेगी, और यार ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, लेकिन 30 दिन बाद में तो नॉर्मल चीज़ है ना कि उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आएंगे। तो आप करंट अफेयर में तो एक तो राजस्थान की सुजस आती है, ठीक है, सुजस जो है राजस्थान गवर्नमेंट की पत्रिका है, उसको आप फॉलो करो, क्योंकि सुजस जो है वो करंट अफेयर नहीं है, स्कीम्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ। जैसे सर इस बार जुलाई वाला सुजस आया ना, आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, एक कंटेंट जो है वो अब तक बहुत लेक है उस चीज़ का कि राजस्थान में विधायिका का विकास कब हुआ। जब बीकानेर से हम बात करते हैं, जब पहली वहाँ पे हाँ 1913 से बात करते हैं, उससे लेकर और अब 2018-20 तक की पूरी जो है विधायिका का इतिहास होती है। अब वो कंटेंट बहुत कम, जैसे बड़ी बड़ी किताबें हैं उनमें भी नहीं मिलता है वो कंटेंट, वो दिया है, सुजस ने दिया है। अब वहाँ से श्योर है 1-2% पक्का आएगा। लास्ट वाला सुजस था, उसमें पूरा हनुमानगढ़ जिला दे दिया उन्होंने,
ठीक है, तो फिर बाद में उससे पता चल जाता है कि भाई यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। सूजस को कवर करो, महीने में जैसे ही क्रोनोलॉजी आ गई 3-4 दिन में उसे सल्टाओ। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे पॉलिटी का करंट मिला, पॉलिटी वाली कॉपी में ऐड कर दो, बिखेरो मत उसको, क्योंकि वो मेंस में काम आएगा फिर। क्योंकि आप करंट को याद करके सब्जेक्ट में लाओगे ना, परेशानी हो जाएगी। करंट को सब्जेक्ट के साथ जोड़ दो तो वो करंट आपके लिए भारी नहीं बनेगा। इको का आया, इको के साथ ऐड कर दिया। और एक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके जब भी नोट्स बनाओ, हर टॉपिक के बाद में 3-4 पेज छोड़ो। हर टॉपिक के बाद आप 3-4 पेज छोड़ो। और मेन कॉपी भी खत्म हुई तो लास्ट में 20-30 पेज छोड़ो आप। जैसे ही बैंकिंग से संबंधित कोई करंट अफेयर आया वहीं अपडेट कर दो, तो आपका जो है वो काम आधा हो गया। अब आप जब इको रिवाइज करेंगे तो वो करंट अफेयर अपने आप रिवाइज हो जाएगा। तो ये करंट अफेयर को लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत बड़ा भारी सब्जेक्ट बना देते हैं, बोझ बना देते हैं। फिर और चीज़ों से ध्यान हट जाता है, करंट अफेयर सारे दिन करंट। और कुछ तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो ये जो आपकी आ रही हैं, बुक भी आ रही है करंट अफेयर की मंथली, तो ये लोग जो है वो करंट अफेयर उसमें कम दे रहे हैं और बीच में सब्जेक्ट भी डाल रहे हैं। अब सब्जेक्ट तो आपने पढ़ रखा ना, उसका कंटेंट वापस क्यों पढ़ना? जब आपने एक बार कोई चीज़ पढ़ी तो उसी को आप बार बार पढ़ो। तो कोई बड़ी दिख रही है करंट अफेयर की किताब या कुछ ज़्यादा 100-150 रुपये लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं वो अच्छी है। वो आपका टाइम खराब कर सकती है, क्योंकि उसने तो हर महीने आपको एक किताब दे दी, हर महीने एक सब्जेक्ट बना दिया उसे। तो क्रोनोलॉजी मैंने सर क्रोनोलॉजी पढ़ी है जो बेस्ट है। उसके अलावा अच्छे आर्टिकल्स पढ़ लो और भास्कर पत्रिका जो भी आप पढ़े, राष्ट्रदूत पढ़े, जो भी आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगे वो आप पढ़ो। तो करंट को सब्जेक्ट ना बनाए, ये मेरा इनको कहना है। हाँ, मैं बहुत बढ़िया बात कपिल बता रहे हैं। और हर बात से यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि अपनी स्टडी में जो है वो सेलेक्टिव आपको जब तक नहीं बनेंगे, मतलब जो बिखराव है, जो समस्या, क्योंकि विद्यार्थियों से जो जुड़ाव है हम लोगों का, जगदीश जी ने इतना बढ़िया संस्थान के माध्यम से लाखों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है, कपिल इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहे हैं, मेरा पॉलिटी का पार्ट रहा है। तो विद्यार्थियों में जो बिखराव की समस्या आती है, और लास्ट टाइम पे जैसे एग्जाम की डेट आती है, और चूंकि कल तो एक्चुअली डेट इस प्रकार से डिक्लेयर हुई है से, तो बच्चे कल से डरे हुए भी हैं। बहुत सारे जो कमेंट भी आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आ रहे हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, या वैसे मिल भी रहे हैं कहीं पर बच्चे। तो वो जो एक डर रहता है, और वो जैसे जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आएगी तो वो बिखराव बहुत ज़्यादा होगा। तो मुझे भी यही लग रहा है, जैसे हम लोगों ने शुरू से बात अभी कर रहे हैं, कि बिखराव ना लाकर अपने आप को कंसाइज करें। ये एक बार देख लें, मैं भी 2 मिनट इसमें अपना जैसे व्यू बता दूँ कि भाई ये देख लें कि अब तक हम क्या तैयारी कर रहे थे। क्योंकि जैसे मान लीजिए 4 महीने से कर रहे थे, 6 महीने से कर रहे थे। जैसे कल भी मैं कहीं एक कुछ ऑनलाइन पर बात कर रहा था, तो उसमें मैंने यही कहा था, बच्चे जब कमेंट कर रहे थे तो मैंने कहा अगर मान लीजिए डेट सितंबर में अगर दे दी जाती तो आप क्या कर लेते, और अगर ये डेट नवंबर या दिसंबर होती तो क्या करते? ये आपका अधिकार क्षेत्र तो है ही नहीं। आपका तो अधिकार क्षेत्र आपका कर्म करना। भाई भगवद गीता का संदेश सुनते आ ही रहे हैं ना। और अब तो आरएस में जब मेंस का आप एथिक्स वाला पार्ट करते हैं तो भगवद गीता पढ़ते भी हैं, तो उसे आत्मसात कीजिए कि सितंबर में डेट आती तब भी आपको देना था, नवंबर में आती तब भी। अक्टूबर है, और बहुत अच्छा है कि आरपीएससी ने स्थिति बहुत पहले क्लियर कर दी, लगभग 2 महीने पहले। तो ये जो हमारी चर्चा चल रही है उसका जो मूल प्रयोजन जो निकल कर आ रहा है वो ये कि जो बिखराव है, और चूंकि अभी पिछले 1.5 साल से जो ये कोविड का दौर था उसमें ऑनलाइन बहुत सारा एक सेटअप खड़े हुए, बहुत अच्छे भी रहे होंगे, कुछ कम अच्छे भी रहे होंगे, ठीक है। हम उसके पक्ष विपक्ष में ना जाए, मूल्यांकन नहीं करें, क्योंकि जो देख रहा है उन चीज़ों को वही मूल्यांकन करता है बच्चा। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक भ्रांति का जो प्रसारण था वो बहुत जल्दी होने लगा है विद्यार्थियों में। तो अब हमारा ये आ रहा है कि बिखराव से ना बचे, एक कंसाइज अपना जो नोट्स हमारे तैयार हो गए हैं, या अभी भी हो सकता है कुछ विद्यार्थी नोट्स तैयार करने की मुद्रा में हैं। जैसे बात करी कपिल ने कि भाई एक टीचर के जो बेस्ट फैकल्टीज हैं, जो बेस्ट फैकल्टी उनके नोट्स रख लिए, एक रेफरेंस बुक रख ली, ठीक है, और कुछ ऐसा मिलता है उसमें जोड़ते गए। करंट का बहुत अच्छी बात की, क्योंकि करंट को लेकर मैं भी देखता हूँ कई बार, जैसे मोबाइल तो चूंकि खोलते ही हैं तो उसमें देखता हूँ तो यूट्यूब पे दर्जनों क्लासेस जो हैं केवल या तो एमसीक्यू की चल रही हैं या फिर करंट की चल रही हैं। और मुझे यही लगता है कि जैसे आज का अगर करंट 6 टीचर पढ़ाएंगे तो इसमें घूम फिर कर तो वही बात है, ठीक है ना। ये हो सकता है अपनी क्लास को थोड़ा प्रभावशाली बनाने के लिए, विस्तृत बनाने के लिए एकदम से उसमें कुछ ऐसी चीज डाल दे जो काम की नहीं है। तो बड़ी बात है कि क्या पढ़ना है ये तो जरूरी है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इस समय छोड़ना है ना, क्या नहीं पढ़ना। अच्छा, तो एक तो मैं कपिल जी से बीच में बात करते हुए एक बार जगदीश जी से जरूर मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जगदीश, जैसे अभी 2 महीने का समय है और चूंकि हम लोग तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं आपसे और आपकी तैयारी भी हमने देखी किस तरह से कराते हैं, तो क्या कोई ऐसी रणनीति आपने कल से लेकर आज तक में, बहुत जल्दी ही है और आप त्वरित गति से काम करने के लिए जाने जाते हैं इस पूरे कोचिंग फील्ड में हमेशा कि भाई त्वरित डिसीजन लेना है,
तो आप थोड़ा सा ये बताइए कि विद्यार्थियों को लेकर जो एक मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए वो जो डेट आई है अक्टूबर लास्ट की, उसमें यदि एग्जाम हो जाता है तो हम मानते हैं कि 15 अक्टूबर तक मैक्सिमम बच्चों के पास कुछ मटेरियल वगैरह, कुछ क्लासेज ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी जब खुलती हैं वो पहुंच जानी चाहिए। तो ऐसा कोई स्टडी जो आप बना रहे हैं उसका एक बहुत ब्रीफ, पूरी स्टडी तो अभी नहीं बताना चाहेंगे आप इस समय एकदम से, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम बना लेंगे, स्टूडेंट्स की डिमांड आती रहती है। एक शॉर्ट में आप थोड़ा सा बताएंगे क्या स्ट्रेटेजी उसके लिए प्लान कर रहे हैं, उसमें कपिल जी क्या भूमिका होगी, मेरी क्या भूमिका होगी, आपकी जो और बेस्ट फैकल्टीज हैं उनकी क्या भूमिका होगी, वो एक ओवरव्यू आप थोड़ा सा बताएं हमारे विद्यार्थियों को। देखिए सर, जो कल से जो हमारे पास फीडबैक है और मैंने बच्चों से फीडबैक लिया कि, और मैं खुद भी, हम क्योंकि इसी प्रोसेस से निकल के आए हैं, खूब सारे एग्ज़ाम भी दिए हैं, और तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो यही खुल के मिल के आता है कि 2 महीने कम तो है टाइम, लेकिन क्योंकि कहते हैं ना अब टाइम दे दिया तो एग्ज़ाम से बाहर तो क्यों करना नहीं है। जब कहते हैं ना कि औंकली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना, तो अब तो हमें कंपटीशन से भागना नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सेवा से लिंक है और 1 साल से भी 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि क्योंकि ऑलरेडी वो जैसे एसआई का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ ही है, एसआई का एग्ज़ाम पहले से डिक्लेयर और सेम प्री में सिलेबस और एसआई का और आरएस प्री का सेम ही है, तो उन स्टूडेंट तो अपने आप को थोड़ा फील कर रहे होंगे कि थोड़ा सा, वैसे वो एग्ज़ाम भी जल्दी है, वो भी एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी था, तो उसका है। फिर बाद में मैंने सोचा कि 2 महीने में जो सिलेबस हम करवाते हैं, लगभग 4 से 5 महीने हमें लग जाते हैं प्री का सिलेबस, जिसमें हम 4 से 5 घंटे रेगुलर क्लास रखते हैं। अब वही अगर सिलेबस हम 2 महीने में करवाएंगे तो सीधी सी बात है, 2 तरीके हैं, या तो हम इसको टाइम मैनेजमेंट कर दें, को बढ़ा दें, या इसमें सब्जेक्ट में कम कर दें। अब देखिए, जब सेलेक्टिव अप्रोच कर दे, और मान लीजिए सेलेक्टिव अप्रोच करे तो उसमें जुआ हो गया एक तरह से, क्योंकि आपने जो छोड़ा उसी में से भी एग्जामिनर दे सकता है, आपको पता नहीं है। तो मैंने जो बच्चों से किया और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मैंने चर्चा की, कुछ प्रोमिनेंट जो फैकल्टी है और कुछ प्रोमिनेंट फैकल्टी के साथ उनका जो सब्जेक्ट है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। हमें लगता है कि जैसे योगेश सर हमारे पॉलिटी पढ़ाते हैं और उनके क्लास नोट्स से क्या होता है कि अब तक का रिकॉर्ड है कि क्लास में 80-90% उनके क्लास नोट से आ जाता है। इकोनॉमिक्स में जब कपिल जी पढ़ाते हो प्लस उसके बाद जो करंट अप्रोच कराएंगे, तो करंट अप्रोच इस टाइप से करवा देते हैं सर ने, करंट अप्रोच इस टाइप से हो जाती है कि लगभग इकोनॉमिक्स का और जो करंट अफेयर्स का या इकोनॉमिक सर्वे का इतना बड़ा पार्ट है कि 80-90% उनके बाहर से नहीं जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर गिरिराज शर्मा जी अपने हैं ही, ऑलरेडी उनका आर्ट कल्चर में क्लास नोट्स में इतना समाहित कर देते हैं कि उनका बहुत मुश्किल से उनके क्वेश्चन बाहर जाते हैं। जगह से ज्योग्राफी का है, तो अपने पास जो फैकल्टी पैनल प्लस उनका जो योगदान है, अब तक के जो प्रीवियस एग्ज़ाम से हम जो निचोड़ निकालते हैं कि बच्चा खुश है और बच्चों को उसमें से आ रहा है। अगर बिलीव करना तो ये स्टूडेंट के हाथ में, सिलेक्शंस की संख्या भी आप बल्कि हमने देखो ये प्रूव किया है। 2016 के अंदर हमारे 150 प्लस सिलेक्शन थे, 2018 के अंदर 250 प्लस सिलेक्शन और टॉप रैंक के साथ दिए हैं, टॉप 100 में 25 प्लस सिलेक्शन है, तो ये सिलेक्शन हमें दिखाती है और टॉप रैंकिंग में हमने दिए हैं। आपके सामने कपिल जी जो फैकल्टी होते हुए ही जब पढ़ते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए मार्गदर्शन में एक टॉप रैंक ले आते हैं, तो जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो प्रूव कर रही है, तो सोचिए उन स्टूडेंट को किस प्रकार से गाइड करते होंगे। और आज भी अगर ये सोशल मीडिया में अंदर कपिल जी की जो इमेज बनी हुई है और बच्चों के अंदर ये बहुत पॉपुलर है, तो ऐसा नहीं कि केवल सिलेक्शन तो मान लीजिए रैंक अभी आई है, ये तो पहले से साल भर से या 2 साल से पहले से भी इनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही थी। इसका मतलब इनकी जो पढ़ाने का स्टाइल इनका, और बच्चे उससे बहुत सारे एक से एग्जाम पहले भी हो चुके हैं। मैं इस चीज़ की तो जिम्मेदारी, आपने जो कल भी कहा था और आज भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी तो लेता हूँ कि जो है आने वाले टाइम में जब भी 1 तारीख के बाद में स्टार्ट होगा, 1 तारीख के बाद मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी तो लेता हूँ कि 1 तारीख के बाद जब भी स्टार्ट होगा तो इको का जो पोर्शन है, जो लास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जिसका रोल रहेगा, चाहे तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे कितना ही पढ़ना पड़े, मैं वहाँ पे अपन जो है आराम से धरना दे के ही पढ़ेंगे। जो लास्ट के अंदर जो फाइनल बूस्टर आपको चाहे मेरे नोट्स चाहिए, और मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा भी रहा हूँ, सारे सूजस की भी 7 महीने की करंट अफेयर एक साथ दे दूंगा मैं अभी, सूजस को मिस मत करना। और सर ने एक बात कही थी अभी जो मेरे को बहुत सही भी लगी कि यूट्यूब के अंदर बचा कैसे जाए, वो भारी काम हो गया। मैं लगभग 1.5 साल तो नहीं हुआ, 1 साल 2-3 महीने हुए, मैं लास्ट मई से जो है वो मैं ऑनलाइन एजुकेशन में हूँ, और मैं जिस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो उस प्लेटफॉर्म में टीम ने भी मुझे कई बार कहा, बच्चों ने भी बहुत बार मेरे को सर कहा कि आप स्ट्रेटेजिक वीडियो बना दो,
ठीक है, पिछले 1 साल से मेरे प्राण पी रहे थे, स्ट्रेटेजिक वीडियो बनाते हो, क्योंकि आजकल लोगों का धंधा हो गया है। आरएस बना देते हैं 2 महीने में, हाउ टू क्रैक आरएस इन 2 मंथ, हाउ टू क्रैक आरएस इन 6 मंथ, जीरो से हीरो, अब की बार आरएस सरकार, ठीक है। और ऐसे ऐसे मतलब टाइटल आप देखो ना, मतलब हाँ मतलब पिक्चरों को मात दे दी इन्होंने टाइटल में। ऐसे मतलब कुछ लोग लग रहे हैं कि पर्सनों की वैक्सीन, अरे तो पहले तुम लोगों ने कोरोना करवा दिया, सब्जेक्ट को पढ़ा के इतना खराब पढ़ाओगे तो वैक्सीन तो चाहिए ही है ना। फिर कुछ ला रहे हैं कि जीके का पोस्टमार्टम, मार दिया बेचारे को खराब पढ़ा के जीके को, तो फिर पोस्टमार्टम ही करोगे। अब उससे ज़्यादा तो संजीवनी बूटी तो कहाँ से लाओगे। तो ये जो दौर चल रहा है ना एजुकेशन का, उसके अंदर जो है वो सिलेक्टिव लोगों से पढ़ना, जो बड़े शांति से पढ़ा रहे हैं, इधर उधर की बात जो है वो ज़्यादा ना हो, केवल पढ़ाई की बात, और कंटेंट की जो है वो क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, वो कंटेंट की क्वालिटी। मैंने सर लिटरली 1 साल तक कोई रणनीतिक वीडियो नहीं बनाया। मेरा मेंस का भी हुआ ना तो भी मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा रणनीति अगर आदमी पास नहीं हुए ना, और मैं नहीं होता ना पास, तो भी मैं नहीं बनाता, ठीक है। क्योंकि 2 ही प्रकार के व्यक्ति स्ट्रेटजी बता सकते हैं इस मार्केट के अंदर, या तो जो 15 साल से पढ़ा रहा है, जिन्होंने देखे हैं, या जिसका सिलेक्शन हो जाए वो अपना थोड़ा बहुत बता सकता है। लेकिन जो बीच के लोग जो है ना, वो मार्केट थोड़ा सा खराब कर रहे हैं, ठीक है। ये किसी को बुरा भी लग जाए पर ये इतनी गलत बात नहीं है, क्योंकि आप हाँ कटु यथार्थ है सर कि हाँ आप पढ़ाइए, सारी चीज़ें अच्छी हैं, पढ़ा के व्यक्ति आगे बढ़ता है, और पढ़ाना कोई गलत चीज़ नहीं है। लेकिन आप जो है वो हर महीने आरएस ना बढ़ाएं किसी को। हाँ 2 महीने में तो पटवारी भी नहीं होता आदमी। सबसे बड़ा एग्ज़ाम मुझे लगता है राजस्थान में पटवारी है, सिलेबस के हिसाब से, संख्या के हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से। तो उसको थोड़ा सिलेक्टिव देखना ज़रूरी है, या तो सीनियर मोस्ट फैकल्टी हो, ठीक है, जिन्होंने 15 साल से बहुत बच्चों को बना दिया है, या किसी को, मतलब मैं ये भी नहीं मानता कि सिलेक्शन वाले को सब कुछ आता है, नहीं आता है। लेकिन अगर सिलेक्शन है तो थोड़ा बहुत वो बता सकता है एक बड़े भाई के रूप में कि भाई ये आप थोड़ा सा कर लीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ऑफलाइन में जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उनको भी मैं यही कहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं बैठे हैं और आराम से अपन बहुत बढ़िया तरीके से सर और हम सब प्लान कर रहे हैं। और ये सेशन जो रखा था वो टॉपर्स इंटरव्यू था ही नहीं। और देखो मैं तो कोई टॉपर वाली बात भी नहीं, 129 में कोई टॉपर नहीं है, बस हाँ ठीक है बेरोजगारी हटी। और जो है मैं एक्सीडेंटली इस फील्ड में था, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं पढ़ाऊँगा, तो एक्सीडेंटली मैं भी पिछली बार नहीं हुआ, सर ने मुझे मौका दिया, मैं पढ़ाने लगा और बहुत बढ़िया बच्चों का रेस्पॉन्स आया। तो मेरा यही था कि जो चीज़ें मैंने फेस किया ना वो मेरा स्टूडेंट ना करे, ठीक है। भाई मेरे को कंटेंट बनाने में 5 साल लगे ना। आज एक बात बताता हूँ नॉर्मल सी, कुछ लोगों को गलत भी लग जाए, आप किसी टॉपर से पूछोगे वो क्या बोलेंगे, एनसीईआरटी पढ़ ले, जाके एनसीईआरटी पढ़ ले। ये पीछा छुड़ाना है, ये क्या है, पीछा छुड़ाना। वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहा है, वो आपको क्या पीछा छुड़ा रहा है। किसी भी आप देखो परिवार देहात में किसी सिलेक्शन हो गया, एनसीईआरटी पढ़ ले, अकेली एनसीईआरटी सिलेक्शन नहीं करवा सकती। अगर एनसीईआरटी सिलेक्शन करवाती अकेली एनसीईआरटी तो इतनी बड़ी संस्थाएं नहीं होती। आज आईआईटी नीट की तैयारी करने वाली संस्थाएं लास्ट में कहती हैं एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में सब कुछ है लेकिन उसके आगे और पीछे का एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ ये चीज़ आप हमेशा याद रखें। एनसीईआरटी ठीक है, एनसीईआरटी में बात हो गई है, मुद्दे की बात हो गई, लेकिन उसके आगे पीछे की कहानी एनसीईआरटी में नहीं है। आज जैसे जनरली टॉपिक्स की मैं बात करूं तो एनर्जी रिसोर्सेज या खनिज, ये जो टॉपिक जो हैं पॉपुलेशन वाले, या जो है मतदान, जैसे मैं पॉलिटी कल में आपको बता रहा था, अब आपके पॉलिटी में राजनीतिक गतिशीलता है, मतदान व्यवहार है, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोग्राफी है, वो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो चीज़ें, हाँ वो अपना एक पार्ट है। तो आप जो है वो एक सही गाइडेंस में अपने अनुसार और एक क्रॉस चेक करते हुए कि हाँ देखो जो पढ़ा रहा है वो अच्छा ही पढ़ा रहा है, लेकिन किसी की भक्ति गलत है, ये मतलब एक रैशनल, हाँ ऑनलाइन हाँ कर दी गई वो थोड़ी सी गलत है। और ऑफलाइन में भी जो है वो कहीं पे अगर भीड़ है तो क्या पता वो 2010 की मेहनत का आज खा रहे हो। मैं आज के रिजल्ट तो बाद में आएंगे ना। और आज मतलब मैं अगर नॉर्मली सिंपल सी बात कहूँ तो मैंने बहुत ये कहा भी था पहले भी, देखो सर वैसे इस चीज़ का आपको भी बुरा लग सकता है थोड़ी बहुत बात का, लेकिन ये है कि सिलेक्शन तो 1000 है और काउंट किए मैंने 5600 एक हो रहे थे, तो ये कहाँ से है भाई। एक कोचिंग के टॉप में से 100 में से जो है 70 हो रहे, एक के इतने रहे, तो वो क्या है कि देखो सिलेक्शन होता है ना, जैसे पिछली बार मेरा हुआ नहीं था तो भी 534 रैंक थी, मैंने कोई कहा तो फोटो मैं तैयार रखता था पहले, मतलब फोटो तो लगा। हाँ तो उसका रीज़न क्या होता है कि भाई काफ़ी टाइम से लोग पढ़ रहे हैं और वो सोशल नहीं है, रूम में बैठे हैं, वो सोशल लाइफ नहीं है, तो अब फोटो वीडियो अच्छे लगते हैं इंसान को, भाई पॉपुलैरिटी आती है तो अच्छी लगती है। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी
आपकी फ़ोटो कम से कम मिनिमम 10 लोगों को प्रभावित करती है, और आपके फ़ोटो के नाम पे अगर 10 परिवारों के भी पैसे लगते हैं तो वो गलत है। ये आपका स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनने के बाद बढ़ी है। पहले तो आप पढ़ रहे थे और बन के आप अपने परिवार के लिए नहीं बने हो, अब आप सबके लिए बने हो। ठीक है, मुझे लगता है आज की हमारी जो चर्चा हो रही है इसके लाइव होने पर काफ़ी हलचल है और काफ़ी गर्मी क्रिएट होने वाली है, क्योंकि सत्य वास्तव में जो पहले शुरू जब करा था कपिल जी ने कि भाई बिल्कुल, और जो मैंने भी स्टार्ट में कहा था कि भाई वो जो एक गैप दिखता है बच्चे को, ऐसा दिखता है कि कोई अति मानव या महामानव है टॉपर और हम बहुत ही सामान्य, तो वो तो गैप शुरू में ही खत्म हो गया। खत्म, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल होने अनौपचारिक नहीं। बात करी हमने बिल्कुल उस प्रकार से, और ऐसा लग रहा है वास्तव में जो बातें आ रही हैं, यदि विद्यार्थी वास्तव में, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कि विद्यार्थी वास्तव में यदि थोड़ा सा गहनता से, गंभीरता से इस पूरे वीडियो को 2-3 सीटिंग में आराम से अगर देखेगा, क्योंकि 40-45 मिनट 60 मिनट लगातार ना देखे, 2-3 सीटिंग में अगर देखेगा, एक एक चीज़ का एनालिसिस करेगा, कपिल जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ, जगदीश जी जो बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो बात समझ में आएगी कि किस प्रकार की चीज़ें हम लोग लेकर चल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और चूंकि टाइम अभी बहुत कम है प्रीलिम्स के लिए, इसलिए डेफिनेटली वो पोर्शन जहाँ से बहुत बड़ा पार्ट आता है, जहाँ थोड़ा सा तैयार करना कुछ निश्चित है, तैयार करना सुनिश्चित है। जैसे एक जनरली बात मैं कहा करता हूँ कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुनिश्चित है, हालांकि ये सबसे अधिक अनिश्चित भी है, लेकिन ये हमको डिफाइन करना पड़ेगा इसे सुनिश्चित कैसे बनाए। और कल हमारी बात भी हो रही थी कपिल से, तो हम लोग जब बात कर रहे थे तो बहुत अच्छा हम लोग चीज़ कुछ लेकर आ रहे हैं। मैं हालांकि चाणक्य का ये कहना था कि जब तक कोई योजना क्रियान्वित हो तभी लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को बहुत लंबे समय से आग्रह है, तो इकोनॉमिक्स में बहुत एक अच्छा मैटर कपिल लेकर आ रहे हैं, पॉलिटी में एक बहुत बेहतरीन मैटर मैं लेकर आ रहा हूँ, और बाकी जो है हमारे जगदीश जी के माध्यम से, गीतांजलि के माध्यम से तो एक बढ़िया मैटर आ ही रहा है, टेस्टरीज वगैरह को लेकर भी कुछ हम लोगों की बातें चल रही हैं। तो एक ओवरऑल जो ये निकल कर आ रहा है कि एक शिक्षक, एक विद्यार्थी और एक प्रशासक, एक संस्थान, ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है आज की बातों में निचोड़ निकल कर आ रहा है कि हर दृष्टिकोण से उसको सोचकर देखना है, विद्यार्थी के दृष्टिकोण से भी, शिक्षक के दृष्टिकोण से भी, प्रशासक के दृष्टिकोण से भी, संस्थान के दृष्टिकोण से भी, और एक जो भ्रांतियां फैल रखी है उनका निराकरण करने की दृष्टि से भी, मुझे ये लगता है। बाकी आपने अभी कहा भी था कि भी इसको देख के हलचल भी होगी, तो हलचलें थोड़ी सी मेरे जीवन के साथ रही हैं, तो ये मतलब मेरा कॉलेज लाइफ से, स्कूलिंग के टाइम से ही रहा है, तो मैं जो भी बातें कहता हूँ उसका फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत, और मैंने बच्चों के लिए मेहनत की है तो उन बातों का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है, और किसी को बुरी लगे तो कोई मतलब बपोती तो है नहीं किसी की। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो रैशनल बात कर रहे हैं, और जो वास्तविकता है वो बता रहे हैं, जो चीज़ें मेरे लिए फ़ायदेमंद रही हैं वो चीज़ें, हाँ वो बच्चों का जुड़ने का भी जो गीतांजलि के प्रति है, आज जुड़ने के लिए इनके पास भी 10 ऑप्शन हो सकते हैं, आज भी हो सकते हैं, और सफलता के बाद में और आयाम भी बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी इनके पास ऊपर है। कपिल जी ने भी ये फील किया कि गीतांजलि संस्थान जो काम करती है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है और न्याय करती है। हम अपनी तरफ से चाहे पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उसमें पूरा करने का 100% एफिशिएंट करते हैं, फैकल्टी उसी हिसाब से जुड़ी हुई है, संस्थान जुड़ा हुआ है, और हम अगर कोई कमी रहती है तो हम तुरंत उसको पूर्ति करने का प्रयास स्वीकार करते हैं और उसका निराकरण करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो ये नहीं कि बस जो चल गया या उसको ठीक है नहीं, यहाँ पे जैसे मैंने पढ़ाया है उसमें भी फील किया है कि बच्चों को यहाँ के ये फील नहीं होता है। एक बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होने लग गया आजकल मास्टर्स का, टीचर भी मतलब ऐसे मतलब बहुत बड़ी पर्सनालिटी बन गए, बोलते नहीं है बच्चों से, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। डायरेक्टर के बारे में तो सोचना ही मुश्किल है कि उनके पास तो पहुंचा जा सकता है क्या, वो तो आई थिंक सीएम हाउस जाना नॉर्मल हो रखा है, वहाँ नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन गीतांजलि में मैंने ये फील किया, और वो फील करने के बाद में जैसे ऑफलाइन से बहुत सारे लोग ऑनलाइन गए थे, और मेरा जो बच्चों से बॉन्ड था उसी का रीज़न था कि मैं ऑनलाइन में आज कुछ कर पाया। और जब मैं इंटरव्यू दे रहा था, उस दिन का किस्सा बताता हूँ आपको। मेरे इंटरव्यू वाले दिन ही महिपाल जी अपने स्टूडेंट थे, यादव साहब, मेरे और महिपाल जी एक ही रूम में, और एक ही रूम में जाते ही वो मतलब महिपाल जी मेरे को देखा और कहा सर बहुत बढ़िया लगा, और मेरे को आपकी सूचना थी और बहुत ही जो आपने हमें बहुत अच्छे से कवर करवाया। तो वो मतलब वो पूंजी है आपके लिए, वो एक एसेट है। अब जो है मतलब आरएस बनना जो था वो समाज के लिए मैटर कर चुका था कि मेरे को बनना है, बस बन के दिखाना है, उनको एक बार जस्टिफाई करना है, और मेरा जी तो पूरा यहाँ लग चुका है। वो तो आपको मैं यहाँ पे अब रंज गया हूँ, तो मेरे को मतलब पढ़ाना ज़्यादा बेहतर, मैं प्रशासक अच्छा बनूँ ना बनूँ इन फ्यूचर है, लेकिन मैं शिक्षक अच्छा बन सकता हूँ अगर मेरे में कुछ और सुधार कर लूँ तो। और जो है थोड़ा सा देखो लीक से हटके तो रहना ही पड़ता है इंसान को, तो हमारा प्रयास भी यही रहेगा।
और हम सब मिलकर काम भी कर रहे हैं। और सितंबर फर्स्ट वीक तक कुछ कंटेंट जो है वो आपको दे भी दिया जाएगा काफ़ी हद तक। ऑफलाइन के पुराने स्टूडेंट जो बैच बचे हुए थे उनको भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और जो है वो जो भी कंटेंट या जो भी चीज़ें हैं वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी, और इधर उधर आपको भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो है वो सर्वोत्तम है, ये आप मान के चलिए। मतलब जो यहाँ है ना वो इतना सर्वोत्तम है कि ये एक जगह, मतलब हम 4 या 5 जने यहाँ हैं ना, उन 4-5 जनों को कोई एक जना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टीम आपके लिए है। मेरे पास भी खूब ऑप्शन है, लेकिन मैंने देखो स्टार्टिंग से कहा है ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो एक जगह, ऑफलाइन पढ़ाऊँगा तो एक जगह, ठीक है। और मार्केट में खूब लोग हैं, वो मेरे बाद में इस चीज़ में डरते भी कि उसको फ़ोन मत करो, ठीक है, फालतू में जाके क्लास में कह देगा कि उनका फ़ोन आया था तो फिर बाद में और ज़्यादा भारी बात हो गई कि वो अपने बच्चों से कुछ छुपाता तो है नहीं, तो फिर बाद में तो यही है कि मैं यहाँ हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो कार्य किया जा रहा है। और मैं जो भी जुड़े हुए हैं, जैसे मैं योगेश सर को देखता हूँ, जैसे मैंने देखी हैं क्लासेस देखी हैं, मतलब पॉलिटी की क्लास में बैठ के और फिर संविधान सभा की ऐसे फील आती है। जो लैंग्वेज है और पॉलिटी में वही चीज़ है। जैसे पॉलिटी के लिए मैं किसी बुक का नाम नहीं लूँ सर, और उस बुक के लिए जो है लोगों ने उसे प्रोटोकॉल मान लिया है कि वो होनी ज़रूरी है, बाइबल मान चुके हैं उसे। कोई भी बुक जिसे आप रिवाइज नहीं कर सके, ठीक है, वो आपके लिए यूज़लेस है। आप जिसे रिवाइज कर सके, जिससे आप नोट्स बना सकें, जिसमें कुछ थ्योरी हो, जिसमें कुछ अच्छा आपके लिए कंटेंट हो, वही केवल एकदम और केवल ह्यूमन ट्रांसलेशन हो तब भी अच्छा है। मशीन ट्रांसलेशन अगर किसी बुक में है तो वो आपके काम की नहीं है। तो ये भी है। तो और बच्चों से मिलते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं अब आ गया हूँ जयपुर, तो फिर बाद में यही हूँ, तो ये कैमरा भी यही है, गीतांजलि भी यही है, और ये तो सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा है, सबसे बड़ी बात लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। और आप अपनी क्वेरीज और बताते रहें। हाँ सर, तो ठीक है जगदीश जी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये अपना एक पूरा सेशन था जिसमें हम विजन बता रहे थे कि किस प्रकार से जो अब कम समय के अंदर जो 45 डेज़ 50 डेज़ हमारे पास बचे थे, हम 45 डेज़ का एक टारगेट लेके चलेंगे। 1 तारीख से ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन हमारी चली रही है क्लासेस, लेकिन ऑफलाइन का पूरा टारगेट रहेगा जिसमें हम टेस्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और सर का क्लास में जो पहले बता रहा था कि इसमें थोड़ा सिलेक्टिव अप्रोच इस टाइप से करेंगे कि एक सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट को हम थोड़ा सिलेक्टिव ले लेंगे, बाकी कुछ सब्जेक्ट जो है जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, हमारे ऐसे सब्जेक्ट है कि इनको हम सेलेक्टिव न लेकर के इनको ओवरऑल पूरा लेंगे, क्योंकि ये बहुत अप्रोच और इनकी अप्रोच लास्ट में प्री मेंस और इंटरव्यू कंबाइंड तैयारी होती है, और हर जगह इनका बेनिफिट आपको मिलना ही है। एक बात तो मैं ये भी कहूँगा व्यूअर्स से कि भाई काफ़ी चीज़ें करवाई हुई भी है यूट्यूब पे, चाहे हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो अनअकैडमी पे जो चीज़ें मैंने करवा रखी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, जो महामैराथन मैंने मतलब ले रखी है, हाँ, उनका कंटेंट अपने सारे ग्रुप्स में आई गया। तो भाई 2 जगह, मतलब ये गीतांजलि की सबसे अच्छी चीज़ अच्छी है कि उदारवाद बहुत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ अच्छी चीज़ है तो वहाँ है, तो वहाँ पे भी आप लिया, हमने शेयर भी किया, कोई नहीं ये काम कर रहे हैं अकेडमी, तो हमने उनके भी शेयर किया, क्योंकि हमारा उद्देश्य है बच्चों तक कंटेंट अच्छा क्वालिटी पहुँचाए। वो प्लेटफॉर्म जो टीचर हमारा है और हम हैं, उससे माध्यम कुछ भी हो सकता है ऑनलाइन, इसीलिए तो यही कहना चाहूँगा कि वहाँ पे भी जो कंटेंट करवा रखा है सर ने, भी यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट करवा रखा है, आप सर्च करके वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने काफ़ी कंटेंट कवर करवा रखा है, और यही टारगेट है और सारी चीज़ें मैं कवर करवा सकूँ। तो वो फ्री में जो चीज़ें ना वो आप कवर कर लो, और वो ऐसे मत मानो कि फ्री में है। यूट्यूब पर आपका टाइम और आपका डाटा दोनों खर्च हुआ, फ्री कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो उसका भी ध्यान रखिए, टाइम और डाटा भी सही जगह लगाएं, तो वो भी आप कवर कर लो। और टीम तो जो है आपके लिए तैयार है ही। तो मिलते हैं अब आपके ऑफलाइन सेशन के साथ 1 तारीख से, अगर सरकार में परमिशन मिलती है, जो मिल चुकी है अभी तक, तो बढ़ेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी पूरी गीतांजलि एकेडमी टीम के साथ, पूरी धैर्य के साथ, और पूरा जो मिनिमम टाइम है हम मैक्सिमम जितना दे सकेंगे उसका प्रयास करेंगे। तो आप सभी वेट करिए और जल्दी से जल्दी अपनी इस तैयारी का हमारा पार्ट बनिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू। आप लोगों ने भी काफ़ी इसमें कीमती समय दिया, और संस्थान के प्रति एक जो हमारी क्योंकि जिम्मेदारी है, और SI का एग्ज़ाम तुरंत आ रहा है, तो SI एग्ज़ाम के लिए हमारा प्लान था कि उन बच्चों को, जो बच्चे हमारे एडमिशन ले चुके हैं, उनको भी हम गो थ्रू करके और जितना मिनिमम इस समय में हम प्रोवाइड करा सके, अनुकूल परिस्थिति, जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी हुई है, तो उनको अनुकूल स्थिति में लाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं, और टेस्ट्स और कंटेंट के माध्यम से कम हम इस समय उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। और आगे जैसे क्लासेस का
माध्यम हमें मौका मिलता है, क्लास के माध्यम से भी क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, कैसे भी करेंगे, रात दिन पढ़ना है। देखो मेंस के बैच जब हमारे चलते थे तो 10 घंटे की क्लासेस चलती थी, तो वो अब और आज बच्चे को सिलेक्शन भी हुए हैं। तो इसके मतलब माध्यम तो करना है, सर ने बताया था कि कर्म करना हमारा उद्देश्य है, फल की चिंता मत करो। अगर 10 घंटे पढ़ना पड़े, 15 घंटे पढ़ने पड़े, पढ़ना है, कंटेंट पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है वो हम नहीं पढ़ाएंगे, वो हमारा है। हमारी फैकल्टी मेहनत कर रही है, हर फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में महारती है और आपके लिए 10-10 घंटे वो पढ़ भी रहे हैं। अगर वो 5 घंटे क्लास में पढ़ा रहे हैं तो 10 घंटे घर पे भी पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो ये फैकल्टी कर रही है। बाकी कुछ लोग तो मतलब ही नहीं कि जो 5 साल पहले पढ़ा रहे थे आज भी वही पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट नहीं होला, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न बदल चुका है। आरपीसी भी आपको पता है बहुत ही आजकल समय के अनुकूल हो गए और बहुत एडवांस लेवल के पेपर बन रहे हैं। अपने आप सोचो यूपीएससी से भी अपनी कट ऑफ कम जाती है, 50% भी कट ऑफ नहीं जा रही है, ना प्री में ना मेंस में। इसका मतलब पेपर का लेवल अच्छा होता है, तो अच्छी तैयारी से ही पार पड़ेगा। केवल सिलेक्टिव अप्रोच करेंगे या गुटकार से तैयारी करोगे जो मानते हैं ना छोटे एग्ज़ामों में, तो उस एग्ज़ाम की तैयारी से करेंगे तो देखो फिर सफलता मिलना के लिए थोड़ा सा संशय हो सकता है। तो हम यही करेंगे कि सिलेक्टिव जब तैयारी करी है तो सिलेक्टिव अप्रोच के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ उस पर आप बिलीव करिए, विश्वास करिए, हम उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।